हम देख रहे हैं जो चैप्टर सेकेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड 12th। सो चैप्टर सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारा थर्ड सेशन है। हम फर्स्ट और सेकेंड सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, न्यू क्लासिकल थियरी, बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, मॉडर्न मैनेजमेंट के थॉट्स सब देख लिए हैं। अभी हम ये सेशन में देखेंगे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये जो हमारे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, ये जो हमारे मैनेजमेंट गुरु है, ये कौन थे? ये पहले तो अमेरिकन है और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री में ज्वाइन किया। फैक्ट्री में सबसे लोअर लेवल पे जो होते हैं अप्रेंटिस होते हैं, या फिर अभी जैसे अगर आप फैक्ट्री में जाओगे तो अप्रेंटिस कहा जाएगा, अगर आप किसी ऑफिस में जाओगे तो उसको इंटर्न्स कहा जाएगा, या आर्टिकल्स होते हैं सीए में। तो वैसे ट्रेनिंग मतलब उनका ट्रेनिंग के लेवल से शुरू होता है। तो वो अप्रेंटिस की तरह उन्होंने ज्वाइन किया एक फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के फ्लोर में एज अ वर्कर काम करते थे, फिजिकल लेबर भी करते थे। और फिर वहाँ से उनका परफॉर्मेंस अच्छा था तो वो प्रमोट हो के पहले सुपरवाइज़र बने। और फिर बाद में उनको एक कंपनी है बेथलेम स्टील कंपनी, बेथलेम स्टील कंपनी में उनको एज अ मैनेजर भी जॉब मिला। और ये दौरान में उन्होंने पूरा ऑब्जर्व किया कि भाई वर्कर्स किस तरीके से काम करते हैं, उनको क्या तकलीफ़ें हैं और क्या चीज़ बेटर हो सकती है, ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। और फिर उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप किए। सो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड क्या था और उन्होंने किस तरीके से डेवलप किया। सेकेंड जो हमारा पैरा है उसमें हमको बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल्स में उनकी सोच क्या थी। तो उनकी सोच ये थी कि देखो, दो क्लासेस होते हैं पीपल के, एक तो ओनर्स हो गए और एक वर्कर होगा। तो अभी आप ये देखिए कि अभी आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी देखोगे तो उसमें क्या होगा, शेयर होल्डर्स हो गए, वो ओनर्स रहेंगे, फिर मैनेजमेंट हो गए और फिर लोअर लेवल मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ हो गए। लेकिन फ्रेडरिक टेलर के टाइम पे क्या था, शेयर होल्डर्स इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। मतलब अभी भी आप अगर कोई फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री में क्या होगा कि मोस्टली जो ओनर है वही वहाँ पे बैठे हैं और वही डे टू डे मैनेजमेंट वो देख रहे हैं। मतलब जो ओनर है वही टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और फिर मिडिल लेवल को आप वर्कर्स कंसिडर कर सकते हो और लोअर लेवल को आप वर्कर्स कंसिडर कर सकते हो। पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और ओनर्स यूजुअली मोस्टली केसेस में सेम होते हैं, इसलिए उन्होंने टू क्लासेस बोला है। ओनर्स में टॉप लेवल मैनेजमेंट भी आ जाता है, और वर्कर्स जिसमें मोस्टली मिडिल लेवल और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। तो ओनर वो है जिनका पर्पस क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ। मतलब वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, वो ओनर्स है। और एम्प्लॉयज़ कौन है? एम्प्लॉयज़ वो है जो चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी या फिर वेजेस मिले। तो अभी अगर एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले तो ओनर्स को पैसा देना पड़ेगा, और अगर ओनर उसको ज़्यादा सैलरी देगा तो ओनर का खुद का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हमेशा ये जो ओनर्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है, एक अनबन टाइप की रहती है। क्योंकि अगर ओनर ने वर्कर को पैसा दे दिया तो ओनर का प्रॉफिट घट जाएगा। तो इस वजह से दोनों अपने अपने पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, और इसीलिए दोनों के बीच में हमेशा अनबन रहेगी। सो देयर आर टू क्लासेस, ओनर्स एंड वर्कर्स। ओनर्स means managers whose main purpose is optimization of profit and wealth, and employees are interested in higher wages and job satisfaction. तो इसमें जो है उन्होंने उसको बांटा है मेंटालिटी के हिसाब से, कि अगर आप आज भी देखो, अगर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि उनको सैलरी तो ठीक है हाई है, लेकिन प्रॉफिट का भी उनको एक बोनस मिलता है कि आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट करोगे आपको उतना बेटर बोनस रहेगा। तो इसके वजह से आज भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर अलग है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग है, फिर भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमेशा प्रॉफिट बढ़ाना का शौक़ रहता है। क्यों शौक़ रहता है उनको? क्योंकि उनके जो प्रॉफिट के बेसिस पे उनका बोनस डिसाइडेड होता है। या फिर उनका ये भी होता है कि वो दूसरी कंपनी में जब जाएंगे तो वो बता सकते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट वहाँ पे इम्प्रूव किया था, तो उसको नेक्स्ट में बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। जबकि जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, उनका प्रॉफिट से अटैच नहीं होता है इतना ज़्यादा बोनस और सब कुछ, अप्रेजल और बोनस, इसलिए उनको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ डायरेक्ट
वेजेस देखना है और जॉब सेटिस्फैक्शन देखना है. So as a result of this, conflict arises in maintaining harmony between two groups. So Frederick Taylor challenged this traditional method and developed a new method. Workers were asked to do work as per. तो जो ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि जो ओनर बोलेगा कि ओनर वर्कर को बोलेगा कि तुमको जो बोला है उतना करो. सो दैट वाज अ रूल ऑफ थंब कि तुमको जितना बोला है उतना करो, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ. लेकिन जो नया फेडरिक टेलर क्या मान रहे थे कि वर्कर को भी जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, मतलब उसको भी एक खुशी चाहिए आपका काम करने में, उसको भी खुशी मिलती है. तो इसलिए आप वर्कर्स को भी थोड़ा फ्रीडम दे दो, वर्कर्स को भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग करने का फ्रीडम देना चाहिए. सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? Scientific management is a mental revolution on the part of particular unit of employees and factory. It is a totally mental revolution towards the task, duty, colleagues and owners. तो मेंटल रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें माना जा रहा है कि ओनर्स और वर्कर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं. ओनर्स पैसा नहीं देना चाहते क्योंकि उनका प्रॉफिट घट जाएगा, और वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं बिकॉज उनको हायर वेजेस मिलेगा. तो यहाँ पे दोनों को एज अ दुश्मन देखा गया है. लेकिन वो आपको पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाती है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपका पूरा मेंटालिटी, आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा. जो एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड है टुवर्ड्स द टास्क, ड्यूटी, मतलब उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है. पहले ये देखा जा रहा था ट्रेडिशनल मेथड में कि एम्प्लॉयज़ को सिर्फ पैसे से मतलब है, हायर वेजेस से मतलब है. लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही अलग है. वो सोचता है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है. पैसा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है. उसका अपने टास्क, उसका अपने ड्यूटीज़ से भी बहुत ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन होता है. उसका अपने ड्यूटीज़ और टास्क अगर आप उसको अच्छा दो, वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, तो उससे भी उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो दोनों, तो उसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें ये बताया गया है कि हम जो वर्कर्स के बारे में सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत था, और उसमें हमको अपनी सोच में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. इसलिए उसको मेंटल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है. तो इसका डेफिनेशन क्या है? फेडरिक टेलर ने डिफ़ाइन किया है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से क्या करवाना चाहते हैं. उसके बाद हमें उसको थोड़ी फ्रीडम देनी है, और बस हमें ये देखना है कि वो सबसे बेस्ट तरीके से करे और सबसे चीपेस्ट वे में, सबसे कम प्राइस में वो उसको काम करके दे. So, since Frederick Taylor himself was an engineer, he found that till workers will not get higher and motivated wage rate, they will not work efficiently. तो यहाँ पे बताया गया है कि वेजेस तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वेजेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी चाहिए. तो यहाँ पे उसने एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी की बात भी की है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट लोगों को आप रिवॉर्ड कीजिए, उनको हायर वेज रेट देके, मोटिवेटेड वेज रेट देके, उसको ऐसा वेज रेट दीजिए जिससे वो मोटिवेट हो ज़्यादा काम करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टारगेट सेट आपने किया है कि एक इंसान रोज़ 10 यूनिट्स बनाएगा किसी भी चीज़ का. जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आप कुछ भी बना रहे हो, और आपने टारगेट दी, आपने ये डिराइव किया है कि एक इंसान दिन में 10 यूनिट्स बना सकता है. तो आपने सबको 10 यूनिट का टारगेट तो दे दिया, लेकिन कुछ लोग हो गए जो कि ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, कुछ लोग हो गए तो थोड़े बहुत लेज़ी हो गए, इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप 10 यूनिट बना लेते हो तो आपको 100 रुपये दिन का मिलेगा. आपकी जो वेजेस है 100 रुपये है, आप 10 यूनिट बनाओगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे. लेकिन अगर आप 10 यूनिट से एक भी यूनिट ज़्यादा बना लेते हो, अगर आप 11 यूनिट बना रहे हो, तो वो जो एक यूनिट एक्स्ट्रा है उसका आपको एक्स्ट्रा 20 रुपये मिलेगा. मतलब अगर आप नॉर्मल रेगुलर काम करोगे तो आपको 100 मिलेगा, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको 120 मिलेगा. तो एक तरीके से एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया कि यार मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, मैं थोड़े एक्स्ट्रा एफिशिएंटली वर्क कर लेता हूँ, तो मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे. तो इसके वजह से जो इनएफिशिएंट इंसान है, जो 10 नहीं बना पा रहा, जो सिर्फ 9 ही बना पा रहा है, तो उसको आप पनिशमेंट नहीं कर रहे, उसको तो 100 तो मिल ही रहा है उसका,
बट उसको कुछ एडिशनल फेवर नहीं मिल रहा है, जबकि जो एफिशिएंट लोग हैं उसको ज़्यादा फेवर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो एफिशिएंट लोग हैं उसको मोटिवेट कर रहे हो। विदाउट गेटिंग वर्क डन इन द ट्रेडिशनल वे टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा एंड यू विल हैव लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज आप जितने एफिशिएंट लोग होंगे तो जो इनएफिशिएंट लोग हैं वो तो छोड़ के धीरे धीरे चले भी जाएंगे, एफिशिएंट लोग ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली एफिशिएंट है लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं अगर 11 यूनिट बना लूँ तो भी मुझे 100 रुपये मिलेंगे, मैं 10 यूनिट बनाऊंगा तो भी 100 रुपये मिलेंगे, मैं 9 बनाऊंगा तो भी 100 रुपये मिलेंगे, तो मैं मेहनत क्यों ही करूँ, मैं 9 बना के आराम से बाकी का टाइम चिल आउट करूँगा। अभी वो इंसान भी मोटिवेट हो गया कि नहीं यार, मैं 10 बनाऊँ या फिर मैं 11 बनाऊँ तो बेटर रहेगा। तो इस वजह से सभी लोगों ने अपना एफिशिएंसी इम्प्रूव करने का कोशिश किया, तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लोअर हो गया। So as managers do not lower the wage rate, an employee may not work, he suggested adopting scientific approach. So as a challenge to traditional approach, he presented scientific management as a revolutionary thought. वो तो हमने देख लिया कि भाई आपका जो पूरा thought process है, आपका पूरा attitude है वो change हो रहा है, इसलिए revolutionary thought की तरह इसको present किया जा रहा है। और उसमें ये चीज़ें considered थी, कौन सी चीज़ें considered थी? Each worker should be assigned work as per his mental and physical ability. तो आप पहले देखो कि वो इंसान की एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उसको काम दो। आप ऐसा मत करो कि सपोज़ आपके पास एक बच्चा है जो कि 12th क्लियर्ड है और आपके पास एक बच्चा है जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। आपने ग्रेजुएट इंसान से तो मैनुअल लेबर करवा रहे हो और जो 12th पास बच्चा है उससे आप अकाउंट्स ऑफिसर का काम करवा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ने पढ़ाई अलग अलग की है ना, एक बंदे ने ज़्यादा पढ़ाई की है या फिर हो सकता है दोनों ने पढ़ाई सेम की है लेकिन एक बंदे में इंटेलिजेंस ज़्यादा है। तो आप देखो कि उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है आपके एम्प्लॉयज़ की, उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी क्या है और उसके हिसाब से उनको काम दो। ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी। आपको ये आगे आएगा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी सब आएगा, तो वो जो स्टडीज़ है उसके बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना है कि एक इंसान मैक्सिमम कितना काम कर सकता है और फिर उसके बेसिस पे उसको टारगेट देना है। जो मैक्सिमम वो काम कर सकता है वही उसका टारगेट रहेगा। और मैक्सिमम काम का मतलब ये नहीं है कि पूरा उसको निचोड़ लो, मैक्सिमम रीज़नेबल काम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उसको सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया, उसको लंच का भी टाइम नहीं दिया, चाय पीने का भी टाइम नहीं दिया, ऐसे नहीं। एक इंसान आराम से, अगर वो आराम से अपना काम करे तो भी वो मैक्सिमम 10 यूनिट तो बना सकता है। अगर वो आराम से भी काम करे तो उसका टारगेट 10 यूनिट होगा। तो आप उसको मैक्सिमम वर्क उसको टारगेट में देंगे। ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेजेस, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल देखा, आपका मैक्सिमम वर्क आपने डिसाइड किया 10 यूनिट है तो 10 यूनिट तक तो आप उसको नॉर्मल दो। 10 यूनिट से ज़्यादा अगर वो जितना भी बना रहा है तो उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा वेजेस। सो हमने अभी तक देख लिया उसका मीनिंग क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, दैट इट इज़ अ मेंटल रेवोल्यूशन towards the task and duties of the workers. What is the definition? That the manager should know what he wants the employee to do and then see to it that the employees do it in the best and most cost effective या cheapest way. और इसमें उन्होंने 3 अप्रोचेस दिए हैं, 3 जो रूल्स दिए हैं। पहला रूल क्या है कि हर वर्कर को उनकी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटी के हिसाब से काम मिलेगा। सेकंड, उसको मैक्सिमम वो जितना काम कर सकता है अपनी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, वो जो मैक्सिमम काम कर सकता है वो उसको मैक्सिमम काम आप उसको टारगेट में देंगे। और थर्ड ये है कि अगर वो उससे, आपका जो टारगेट है उससे बेटर काम कर रहा है तो फिर आपको उसे हायर वेजेस देने चाहिए उसकी एफिशिएंसी के लिए। नाउ नेक्स्ट हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लेते हैं कि वो प्रिंसिपल्स है क्या एग्जैक्टली। पहला तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। सो साइंटिफिक मेथड मतलब आप प्रॉपरली स्टडी करोगे, आप जो भी टारगेट सेट कर रहे हो। हमने देखा कि आपको उसको मैक्सिमम वर्क देना है, लेकिन मैक्सिमम वर्क क्या है वो जानने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। आपको साइंटिफिकली, लॉजिकली स्टडी करने के बाद ये जो मैक्सिमम वर्क है उसको डिराइव करना पड़ेगा
और आपको ऐसे मेथड्स बनाने पड़ेंगे जिससे वो अपना बेस्ट काम कर सकता है। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको साइंस में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हो गए, लॉजिकल थियरीज आप यूज़ करोगे, लॉजिक यूज़ करोगे, थियोरीज यूज़ करोगे, और फिर एक्सपेरिमेंट्स हो गए। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कौन सी चीज़ काम करती है, कौन सी चीज़ काम नहीं करती है। तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी यही करना है। आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि, और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि कौन सा जो आपका प्रोसेस है वो काम कर रहा है, कौन सा प्रोसेस आपका काम नहीं कर रहा है, कौन से आपके जो कंपनी में रूल्स है वो काम कर रहे हैं, कौन से रूल्स है जो काम नहीं कर रहे हैं। और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा, आपको पूरा साइंटिफिकली देखना है कौन सा रूल काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, और फिर वो आपको डिसाइड करना है कौन सा रूल इम्प्लीमेंट करना है और कौन सा नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इंस्टेड ऑफ वर्कर्स डूइंग प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो एक्सपर्ट्स है वो प्लानिंग करेंगे और जो वर्कर है उसको फॉलो करेंगे। तो जो आप हर लेवल पे, अगर कोई आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजर होगा, एक सीएफओ होगा जिसने फाइनेंस की पढ़ाई की है, और फिर वो उसकी प्लानिंग करेगा। और जो आपके जो अकाउंट्स ऑफिसर है या फिर जो लोअर लेवल पे, वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, वो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई इंसान है, अगर कोई मशीनरी है, मशीनरी के मेंटेनेंस का काम है, तो जो इंसान एक्सपर्ट है, जिसको मशीनरी के बारे में 100% सब कुछ पता है, जिसने उसकी पढ़ाई की हुई है, जिसने उसके मशीनरी के साथ पहले काम किया हुआ है, वो इंसान पूरा डिसाइड करेगा कि भाई ये मशीनरी को किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसको कब मेंटेन करना है, उसको कब बंद करना है, उसको कब चालू करना है, वो सब वो डिसाइड करेगा। और जो उसके जूनियर वर्कर्स है, जिसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस या एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ अपना जो एक्सपर्ट है उसकी बात मानेंगे। तो यहाँ पे एक्सपर्ट को प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम, जो एक्सपर्ट है उसको प्लानिंग का काम दिया है और वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का काम वर्कर्स का है। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन स्पीडीली विथ लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, हर एक जो काम है उसको आप एनालाइज करोगे। जो हमने फर्स्ट में देखा था साइंटिफिक मेथड, तो ये उसका ही एक एक्सटेंशन है कि आप हर एक जॉब को एनालाइज करोगे और फिर आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें कितना मोशन स्टडी में आपको देखना पड़ेगा कितना एक्शन लग रहा है। जैसे अगर मैं कोई फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मुझे एक पाना उठाना है, मुझे एक स्पैनर उठाना है और एक टेबल से, और फिर दूसरे टेबल पे मेरे जो मशीनरी है वहाँ पे मैं उसको जो बोल्ट है उसको टाइट करूँगी, फिर वापस लेके स्पैनर मैं पहले टेबल पे रख दूँगी। तो ये मेरे 3 एक्शन हो गए। काम एक ही है कि मुझे वो बोल्ट को टाइट करना है, लेकिन उसके लिए मैंने 3 एक्शन फॉलो किया। पहले मैंने वो स्पैनर उठाया, फिर मैं दूसरे टेबल पे गई, फिर मैंने वो बोल्ट टाइट किया, फिर मैं वापस पहले टेबल पे आई और फिर मैंने अपना स्पैनर रख दिया। तो ये पूरा जो एक्शन है वो हमारा मोशन स्टडी होगा। अभी मोशन स्टडी में क्या होगा कि भाई मुझे ये पता करना है कि ये पूरा जो प्रोसेस है बोल्ट टाइट करने वाला, ये क्या मैं एक बेटर तरीके से कर सकती हूँ, क्या मैं स्पैनर कोई बाजू के टेबल में रख सकती हूँ, पास वाले टेबल में रख सकती हूँ जिससे मैं तुरंत ही उसको उठा सकूँ, या फिर नीचे कोई ड्रॉवर में रख सकती हूँ जिससे मैं तुरंत उसको उठा के तुरंत टाइट करके वापस रख दूँ। मुझे बाजू वाले टेबल में जाने के लिए जो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, बाजू वाले टेबल में जाके उठाने में, फिर वापस बाजू वाले टेबल में जाके रखने में, उसमें 2 सेकंड प्लस बाद में रखने में 2 सेकंड, 4 सेकंड मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा है। तो वो 4 सेकंड को मैं अवॉइड कर सकूँ, मैं अपना काम सिर्फ वो पाना उठाने में सिर्फ 1 ही सेकंड बिता सकूँ, वो पूरा मोशन स्टडी में आएगा। तो ये हर एक जो जॉब होगा उसके लिए एनालिसिस होगा, उसमें टाइम स्टडी होगा कि भाई मुझे पूरा प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। पाना उठाने में 2 मिनट लगा, बोल्ट टाइट करने में पाना उठाने में 2 सेकंड लगा, बोल्ट टाइट करने में 2 सेकंड रखा, वापस स्पैनर रखने में मेरे को 2 सेकंड लगा, तो टोटल मेरा 6 सेकंड्स हो गए। तो ये मेरा टाइम स्टडी हुआ कि 6 सेकंड लग गए। अब ये 6 सेकंड को मुझे 4 सेकंड करना है, तो मैं क्या करूँ मोशन स्टडी में कि भाई मैं गया दूसरे टेबल पे, मैंने उठाया, फिर वापस पहले टेबल पे आया, मैंने वो बोल्ट टाइट किया, वापस मैं पहले टेबल पे गया और मैंने वहाँ पे रख दिया। तो ये जो मेरा मूवमेंट है, इसमें मेरा पैर यूज़ हुआ, मेरा हाथ यूज़ हुआ। तो अभी उसमें थकान भी तो होगी, अगर मैं बार बार आगे पीछे करूँगा तो मेरा पैर भी तो दर्द होगा, वो फिज़िकल लेबर भी तो हो गया। तो उसका भी तो एक टायर्डनेस आएगा एम्प्लॉय के अंदर कि भाई मुझे बार बार उठ के जाना पड़ रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भी बार बार ख़राब हो रहा है। तो वो सब हमारा मोशन स्टडी में आएगा। हर एक जॉब का टाइम स्टडी, मोशन स्टडी होगा और फिर
बेस्ट जो पॉसिबल है वो हम यूज़ करेंगे, वो हम डिराइव करेंगे कि सबसे कम टाइम कौन सा मेथड यूज़ करेगा, सबसे कम एक्शंस कौन से, सबसे कम मोशंस कौन से प्रोसेस से हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपना काम टाइम स्टडी के वजह से काम स्पीडीली कर सकते हैं और मोशन स्टडी के वजह से हम कॉस्ट इफेक्टिव काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी आर साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस। तो आपके जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, आपका जो वर्क सिचुएशन है, आपके जो रिसोर्सेज है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि अगर सपोज़ मैं एक BPO हूँ या फिर एक कॉल सेंटर हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने एक एम्प्लॉय को लैपटॉप दे दिया, दूसरे एम्प्लॉय को बहुत ही फास्ट प्रोसेसर दे दिया, तीसरे एम्प्लॉय को मैंने एक पुराना कंप्यूटर दे दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तीनों को अगर अलग अलग सिस्टम्स मिले हैं तो तीनों की एफिशिएंसी भी अलग अलग होगी। अभी जिसका फास्ट प्रोसेसर है वो तो नेचुरली फास्ट काम कर पाएगा, हो सकता है वो इनएफिशिएंट हो, लेकिन फिर भी बिकॉज जस्ट उसका कंप्यूटर फास्टर है तो इसकी वजह से वो बेटर काम कर पा रहा है और दूसरा पर्सन काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जितने भी एम्प्लॉय हो सबको स्टैंडर्ड सिस्टम से मिलने चाहिए। तो ये सभी चीज़ों में काम करता है। अभी जैसे कंप्यूटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा कोई सिस्टम है, मेरी सपोज़ मेरे पास मैंने डिसाइड किया है मेरे कंपनी में कि मैं सबको लैपटॉप ही दूंगा। मेरे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सब लोग लैपटॉप में ही काम करेंगे और सबके लिए मैंने HP का लैपटॉप ख़रीद लिया है। ठीक है, तो HP का लैपटॉप अगर मैंने 50 एम्प्लॉयज़ के लिए HP का लैपटॉप ख़रीदा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड हो गया मेरा कि मेरा HP का लैपटॉप है, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी ये कैपेसिटी है, वो मैंने सबके लिए ख़रीद ली है। तो अभी अगर मुझे कोई वारंटी गारंटी के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी करना है तो मेरे लिए वो ईजी है ना, क्योंकि मैं 50 HP के लैपटॉप के लिए वारंटी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ किसी AMC के साथ या किसी के साथ भी। अभी सपोज़ मेरे पास कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, मेरे 4 HP के हैं जिसका अलग प्रोसेसर है, मेरे 5 डेल के हैं जिसका अलग प्रोसेसर है, मेरे 5 लेनोवो के हैं जिसके अलग प्रोसेसर है, तो मुझे 3, 4, 5 लोगों के साथ अपना AMC के लिए जो मेंटेनेंस के लिए है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और प्रोसेसर के हिसाब से भी हो सकता है कि मुझे अलग अलग लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अगर किसी में भी कुछ खराबी आ गई तो ये मेरा ही काम उल्टा बढ़ गया ना। तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज मेरे सारे एम्प्लॉयज़ के पास सेम सिस्टम नहीं है। अगर मेरे सारे एम्प्लॉयज़ के पास सेम सिस्टम होता तो स्टैंडर्ड होता, मेरा भी टाइम उतना बच जाता। तो इसीलिए कंपनी में हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन बेटर रहता है। अभी तो स्टैंडर्डाइजेशन किस में होगा, आपके इक्विपमेंट में होगा, आपके टाइम में होगा। टाइम में स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब अगर 2 एम्प्लॉई है साथ में काम कर रहा है, मैंने एक को जो टारगेट दिया है दूसरे को वही टारगेट रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा कि जो मार्केटिंग की टीम है, मार्केटिंग के टीम के सभी लोगों को सेम ही टारगेट रहेगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा नहीं रहेगा। सिचुएशन ऑफ वर्क मतलब अगर मैंने एक पर्सन को बड़ा AC वाला कमरा दिया है तो मैं सबको वैसे ही दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा कि किसी को अलग रखूँगा, किसी को ख़राब सिचुएशन में रखूँगा, किसी को बेटर रिसोर्सेज दूंगा, किसी को बेटर लाइटिंग और वेंटिलेशन वाला बेटर कमरा दूंगा, क्योंकि उससे भी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। तो सिचुएशन ऑफ वर्क में भी स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा और रिसोर्सेज में भी ऐसा नहीं होगा मैंने एक डिपार्टमेंट को बेटर रिसोर्सेज दे दिए, दूसरे डिपार्टमेंट को ख़राब इक्विपमेंट्स दिए, ऐसा नहीं होगा। सभी जो डिपार्टमेंट है उनको इक्वल रिसोर्सेज मिलेंगे। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो आपके जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको आप साइंटिफिकली सिलेक्ट करोगे। साइंटिफिकली मतलब मुझे उसका चेहरा पसंद आ गया इसलिए मैंने ले लिया, ऐसा नहीं होता। या फिर मुझे उसके बात करने का तरीका पसंद है मैंने ले लिया, ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली मतलब आप पहले से डिसाइड कर लोगे कि ये वाला जो पोस्ट है उसमें इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कंपलसरी चाहिए। आप अपने जिस पर्सन ने अप्लाई किया है उसका चेहरा देखने से पहले, उसके बात सुनने से पहले भी आप उसका पेपर में क्या है, पेपर में उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर में उसका एक्सपीरियंस क्या है, पहले से डिफ़ाइन कर दोगे कि भाई ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतने रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, इतना काम चाहिए, उसके बाद ही मैं आपसे मिलूँगा, वरना तो मैं आपसे मिलने भी नहीं वाला हूँ। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया इन सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। और फिर ट्रेनिंग में आप उसको देखिए कि उसको क्या चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसका काम क्या है, वो काम के बेसिस पे आप उसको ट्रेनिंग दीजिए।
So selection of workers should be done appropriately and scientifically. So benchmarks like education, skill, guts, physical strength, training etc. can be considered. तो फिज़िकल स्ट्रेंथ क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड होता है, जैसे आर्मी नेवी में भी होता है कि आपका हाइट होना चाहिए, आपका मेजरमेंट्स होने चाहिए. तो अगर कोई ऐसा फिज़िकल वर्क का वो है तो आप उसमें फिज़िकल स्ट्रेंथ का भी बेंचमार्क रख सकते हैं. मोर ओवर एन एम्प्लॉय शुड बी असाइंड सच वर्क दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन, स्टडी एंड स्किल. तो आप जो आपका जो पोस्ट है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका एजुकेशन कितना होना चाहिए, आपका स्टडी मतलब वही एजुकेशन कितना होना चाहिए, स्किल में आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए. देयर शुड बी यूज़ ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि उसने ज्वाइन किया तभी दोगे, आप टाइम टू टाइम दोगे. मतलब पहले उसने जॉब किया तब, जब जॉब ज्वाइन किया तब आप उसको बताओगे तो सही कि आपको क्या क्या काम करना है. उसके बाद भी आप उसको रिफ्रेशर कोर्स देते रहोगे कि भाई नए नए क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे फाइनेंस होता है तो फाइनेंस में हमेशा हम जैसे देखते हैं टैक्स के रूल्स चेंज होते रहते हैं, हर साल टैक्स के रूल चेंज होते हैं ना. तो आपको कभी कभी जो आपको टैक्स काटना है उसके रेट्स चेंज हो जाते हैं. तो आप हर साल एक ट्रेनिंग दे के उनको बता सकते हो कि जो नए रेट्स है वो ये है और आपको इस हिसाब से रेट्स है जो टैक्स रेट है वो काटने हैं, डिडक्ट करने हैं बिल्स में से. या फिर आपकी जो मशीनरी है, आप पहले मशीनरी यूज़ कर रहे थे तो हो सकता है 2 साल पहले आपकी नई मशीनरी थी, उसको आप पर्टिकुलर तरीके से यूज़ कर रहे थे. अभी वो मशीनरी 2 साल आपने यूज़ कर लिया, थोड़ा ख़राब भी होने लगा, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना है. तो उसके लिए आप वापस ट्रेनिंग दे सकते हो कि आप थोड़े रूल्स आपने चेंज कर लिए हैं मशीनरी को यूज़ करने के लिए, तो आप उसके बारे में ट्रेनिंग दे सकते हो. या फिर आप कोई नई मशीनरी लेके आए हो उसके बारे में ट्रेनिंग दे सकते हो. ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना है उसको. ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्ट शुड बी डन टू नो देयर वर्क इंटरेस्ट. और आपको अपने एम्प्लॉयज़ से भी पूछना है. आपने ठीक है एजुकेशन के बेसिस पे उसे सिलेक्ट तो कर लिया कि आपके पास इतना एजुकेशन है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन कई बार हमारे साथ होता है कि भाई हमने पढ़ाई तो की थी एक फील्ड में लेकिन हमको उस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमको किसी और फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, आप उससे पूछ देखो. अगर आपको एम्प्लॉई पसंद है, उसका नेचर पसंद है और वो दिखा रहा है कि मुझे किसी और फील्ड में काम करना है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दो. वो किस लिए? बिकॉज आपको एम्प्लॉई पसंद है, तो आप उसको अपने पास अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो आपके पास रिटेन रहेगा. एक अच्छा एम्प्लॉई आप अपने पास रख सकते हो, कोई और काम में यूज़ कर लो, पर एटलीस्ट वो अच्छा है तो आप अपने पास उसको रखो. और उससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड भी रहेगा, वो सेटिस्फाइड भी रहेगा अपने जॉब के साथ और वो आपके साथ भी ज़्यादा लॉयल रहेगा बिकॉज आपने उसको एक नया अपॉर्चुनिटी दिया है इसलिए. नेक्स्ट है फाइनेंशियल मोटिवेशन. फाइनेंशियल मोटिवेशन, सबको पैसा ही चाहिए, वर्कर्स को हायर वेजेस ही चाहिए, तो इसलिए फाइनेंशियल मोटिवेशन. सो स्किल्ड वर्कर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल एंड अदर काइंड ऑफ मोटिवेशन. स्किल्ड वर्कर्स को आप फाइनेंशियल मोटिवेशन दे सकते हो, अनस्किल्ड वर्कर को भी फाइनेंशियल मोटिवेशन दे सकते हो. Different kind of motivated wage schemes have been recommended for that. Motivated wage schemes. Motivated wage schemes क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप हायर वेजेस दे सकते हो. एक तो हमने देखा कि आपने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिया, तो अगर आप सपोज़ फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके कुछ बेंचमार्क्स होंगे कि भाई आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो अगर आप इतने क्लाइंट्स लेके आए, आपने इतने क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर लिया, तो फिर आपका ये रेट रहेगा. अगर अकाउंट्स में हो आप, अकाउंट्स में तो क्या है, आपको क्लाइंट का हैंडलिंग करना ही नहीं है, तो अगर आपने इतने बैकलॉग कर लिया या फिर आपने ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर लिया, तो फिर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं, जिस वेज स्कीम्स होते हैं जिससे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे. दिस वेज सिस्टम मस्ट बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय. तो आप जैसे अगर देखते होगे यूट्यूब में भी कई बार रील्स बनते हैं ना, शॉर्ट्स बनते हैं इससे रिलेटेड, एनुअल अप्रेजल से रिलेटेड, कि भाई अप्रेजल में उन्होंने सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं किया या फिर कम इंक्रीमेंट किया, तो हर एक एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी देखा जाएगा, हर एक एम्प्लॉय ने अपने टारगेट कितना फुलफ़िल किया है देखा जाएगा,
और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, किसी को 1% मिलेगा तो किसी को 4% मिलेगा। तो हर एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई है उसके प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उसको उसके वेजेस मिलेंगे। Their wage rate should be decided not as per speculation but by a scientific study। तो किस इंसान को कितना मिलेगा वो साइंटिफिकली होना चाहिए। जो भी शॉर्ट्स बनाते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई मैंने इतना काम किया फिर भी मुझे कुछ मिला नहीं, मतलब जो भी जहाँ पे भी बोलता है वो ये बोलता है कि अनफेयर है। अनफेयर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि आप है ना बहुत सब्जेक्टिव तरीके से उसको दे रहे हो, साइंटिफिक तरीके से उसको नहीं दे रहे हो, इसीलिए हमेशा अनफेयर होने का एलिगेशन लगता है। अगर आप उसको साइंटिफिक तरीके से दोगे तो अनफेयर होने का एलिगेशन नहीं लगेगा, और अगर अनफेयर किसी को फील नहीं होगा तो वो हमेशा खुश रहेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। सो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, scientific and technical base are not only considered but emphasize on how low production cost is also there। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपको लो रखना है। सो कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल मेथड शुड बी कंसिडर्ड। तो आप ये जो साइंस यूज़ कर रहे हो, आप जो ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, उससे आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कम करने के मेथड्स इम्प्लीमेंट करने हैं। आप ये जो टाइम स्टडी कर रहे हो, मोशन स्टडी कर रहे हो, उससे एम्प्लॉयज़ का तो फ़ायदा है क्योंकि एम्प्लॉयज़ का फिज़िकल लेबर कम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ का टाइम बच रहा है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंपनी का कॉस्ट भी तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप ये जो सब कुछ कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, ताकि इकोनॉमी रहे। इकोनॉमी मतलब चीज़ें सस्ते में आपका काम हो जाए। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि डिविएशन शुड बी फाउंड। जहाँ पे भी ज़्यादा कॉस्ट इंकर हो रहा है वो आपको फाइंड करना है और वो आपको करेक्ट करना है। और फाइनली है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन तो हमने देखा है कि पहले हम सोचते थे ओनर और वर्कर्स आपस में दुश्मन है। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। हमको जो ओनर है अगर आप, तो आपको वर्कर को एज ए दुश्मन नहीं देखना है, वर्कर को एज अ साथी देखना है कि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए मैं वर्कर को यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं वर्कर को अपने साथ रखूँ तो मुझे वर्कर को पॉजिटिवली देखना है। वर्कर को भी ओनर को एज अ दुश्मन नहीं देखना है। वर्कर को ये देखना है कि अगर मुझे हायर वेज चाहिए, अगर मुझे बेटर जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो मैं ओनर के थ्रू ही हायर वेज ले सकता हूँ, ओनर के थ्रू ही मैं जॉब सेटिस्फैक्शन ले सकता हूँ। तो दोनों को अपने एक दूसरे के बारे में पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। तो ये है मेंटल रिवोल्यूशन। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? पहले तो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड है तो हम थर्ड देख लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड है तो जॉब एनालिसिस तो होना ही है, स्टैंडर्डाइजेशन तो होना ही है। उसके अलावा प्लानिंग कौन करेगा, जो सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग कौन करेगा, एक्सपर्ट करेगा। इम्प्लीमेंटेशन जो है वर्कर करेगा। अभी वर्कर्स है तो फिर वर्कर्स का फिफ्थ पॉइंट में साइंटिफिक सिलेक्शन होगा और एट द सेम टाइम ट्रेनिंग भी होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी वर्कर है तो उसको आप साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग वो सब करके अपने पास आपने सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको अभी अपने पास रखने के लिए आपको उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप ये सब काम कर क्यों रहे हो? ये सब काम आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपका जो कॉस्ट कम हो सके, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सके। वो कैसे होगा? अगर आप इकोनॉमिकली अपना कंपनी चला रहे हो, तो आप इकोनॉमिकल हो, आपने अपना कॉस्ट कम कर दिया है, तो ही ये ऊपर की सारी जो प्रिंसिपल्स है उसका पर्पस यही है कि आप अपना कॉस्ट कम कर सको। और ये सब कुछ करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, एक मेंटल रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा अपने थिंकिंग में। नाउ नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसमें हम 3 देखेंगे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। तो हम टाइम स्टडी, मोशन स्टडी थोड़ा हमने ऑलरेडी देख लिया कि मुझे एक बोल्ट टाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं घूमूँगा, मैंने स्पैनर उठाया, वापस अपने टेबल पे आया, बोल्ट टाइट किया, वापस मैं गया, वापस मैंने स्पैनर रख दिया। तो ये क्या हुआ, पहले मैं गया 2 सेकंड लगा, वापस आया 2 सेकंड लगा, मैंने बोल्ट टाइट किया 3 सेकंड लगा, ठीक टोटल कितना हो गया
7 हो गया ना, अभी मैं वापस उसको रखने जा रहा हूँ, वापस और 2 सेकंड हो गया, 9 सेकंड हो गया। तो ये मेरा टाइम स्टडी में पहले मुझे पता चला कि भाई मेरा जो वर्कर है वो एक बोल्ट टाइट करने में 9 सेकंड लगा रहा है। तो अभी मैं क्या सोचूंगा, ये तो पहले मैंने ढूंढ लिया, ठीक है, प्रॉब्लम मैंने ढूंढ लिया कि 9 सेकंड लग रहा है। अभी मैं टारगेट सेट करूँगा कि इसको मैं कम कैसे कर सकूँ। तो मैंने एक आइडिया निकाला कि नीचे ड्रॉवर लगा देता हूँ, उसके टेबल के नीचे ड्रॉवर लगा देता हूँ, उसमें सारे उसके टूल्स रख देता हूँ। तो ड्रॉवर में से वो स्पैनर निकालेगा, उसको 1 सेकंड लगा, नट बोल्ट टाइट किया, 2 सेकंड लगा, वापस ड्रॉवर में रख दिया, 1 सेकंड लगा, तो पहले 4 सेकंड हो गया। तो पहले जो 9 सेकंड लग रहा था अभी वो 4 सेकंड हो गया, ठीक है। अब हो सकता है कि ड्रॉवर लगाने की वजह से दूसरी कोई तकलीफ़ हो जाए। ड्रॉवर लगाने की वजह से अभी उसका ध्यान नहीं रह रहा है ड्रॉवर में, तो वो बार बार जाके ड्रॉवर के साथ टकरा रहा है, उसको पैर में दर्द हो जा रहा है ना। तो मैं दूसरा मेथड ढूंढ सकता हूँ कि नहीं, ड्रॉवर लगाना नहीं है, अपन साइड में कुछ ऐसा हैंगिंग टाइप का कुछ हैंगर्स जैसा लगा दे जिसमें उसके सारे टूल्स रहे। तो वो भी मेथड यूज़ कर लिया। वो मेथड यूज़ करके मुझे पता चला कि टोटल उसको 5 सेकंड लग रहा है, बट उसको थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, उसको पैर में चोट वोट नहीं लग रही, तो फिर मैं वो वाला यूज़ करूँगा। तो ये हो गया आपका, इसमें ही है आपका टाइम स्टडी। टाइम आपने जब टाइम देखा 2 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड, वो टाइम स्टडी हो गया। और मोशन मतलब वो गया चल के, वापस आया चल के, वापस उसने हाथ उठाया, हाथ घुमाया, सामान रखा, वापस चल के गया, वो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो मोशन स्टडी हो गई। सो टाइम स्टडी इज़ द साइंटिफिक स्टडी बीइंग डन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्टन पार्ट ऑफ अ टास्क। टाइम कितना लगा वो देखने के लिए टाइम स्टडी। वट एवर टाइम इज़ डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मतलब आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको नॉर्मल स्पीड में करना है, स्लोली भी नहीं करना है, जल्दी भी नहीं करना है, स्लोली भी नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड में करना है, दैट इज़ स्टैंडर्ड टाइम। एज पर टेलर अ टास्क शुड बी फिनिश्ड इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड इट्स केयरफुल स्टडी इज़ टाइम स्टडी। आप जब टाइम टेकन को स्टडी करते हो दैट इज़ टाइम स्टडी, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रिस्क्राइब्ड टाइम में अपना काम कंप्लीट कर देना है। टाइम स्टडी इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स एंड अचीविंग एम्स टाइमली। उसमें क्या होता है, जैसे मेरा काम है वो जो नट है उसको टाइट करने का, उसके बाद वो जो मशीनरी है ना वो आगे जाएगी, उसके बाद उस मशीनरी में दूसरा इंसान काम करेगा। अगर मुझे बोला है कि 7 सेकंड में ये नट टाइट कर लो तो मुझे करना है। अगर मैंने 9 सेकंड लगा दिया तो वो मशीनरी आगे जाने में टाइम लगाएगी। मैंने 7 सेकंड में मुझे करना था, मैंने 7 सेकंड में मैं नहीं कर पाई, मैं थोड़ी इनएफिशिएंट हूँ, लेज़ी हूँ, मैंने उसको 9 सेकंड में किया, तो मशीनरी को आगे जाने में टाइम लगेगा। आगे जाने में उसको टाइम लगेगा कि तो जो आगे का इंसान है उसका काम भी डिले होगा, समझ रहे हो। फिर वो डिले करेगा, फिर वो और आगे जाएगा, वो और डिले होता जाएगा। उसके वजह से जो पीछे वाला इंसान है वहाँ पे पीछे जो है वो सारी मशीनरी बैकलॉग में चली जाएगी। मैंने तो डिले किया, मैंने तो नट को जो टाइट है उसको करने में डिले किया, लेकिन मेरे जो पहले वाला इंसान है वो तो टाइम पे मुझे सब कुछ भेजे जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पीछे सारी मशीनरीज कलेक्ट हो रही है, जिसमें मेरे को नट टाइट करना है, नट बोल्ट टाइट करना है, वो सब मेरे पीछे सारी कलेक्ट हो रही है। पूरा बैकलॉग हो गया, पूरा ट्रैफिक जैम हो गया मेरे पीछे, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो आपको जो टाइम बोला है, आपको 7 सेकंड बोला है, तो आपको 7 सेकंड में अपना काम आगे बढ़ा के देना है। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। सो मोशन स्टडी इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। तो यहाँ पे आपको अननेसेसरी मूवमेंट हटाना है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हटाना है। मैं जब वो स्पैनर रखने के लिए पीछे जा रही हूँ, लेने के लिए पीछे जा रही हूँ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा ना उस मूवमेंट का, तो वो अनप्रोडक्टिव है। तो वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को मुझे हटाना है, दैट इज़ मोशन स्टडी। और ये मूवमेंट किसका हो रहा है, मैन का भी हो रहा है, मटेरियल का भी हो सकता है।
मटेरियल हो सकता है कि मेरा कुछ सामान है जो मैंने बना लिया, पूरा का पूरा मैंने सामान बना लिया, अभी मुझे उसको पैकेजिंग में भेजना है, लेकिन पैकेजिंग में भेजने से पहले मैं उसको वेयर हाउस में भेज रही हूँ, फिर वेयर हाउस में वो थोड़ी देर रहेगा और फिर वो पैकेजिंग में वापस बाहर आएगा। तो कोई भी ऐसे सोच सकता है कि भाई मोशन स्टडी में कि जो मेरा पूरा सामान है उसको तो पहले मुझे दूर वेयर हाउस में लेके जाना पड़ रहा है और फिर पैकेजिंग के टाइम पे वापस वो दूर वेयर हाउस से वापस लेके आना पड़ रहा है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट ही उसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट में क्यों ना भेज दूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो क्योंकि मटेरियल का जो है एक अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रहा है, वो जाके वेयर हाउस में थोड़ी देर स्टोर हो रहा है, वो तो अनप्रोडक्टिव है क्योंकि उसका कुछ यूज़ नहीं है ना वैसे स्टोर करके रखने का, तो वो तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, तो वो क्यों हो रहा है वो मोशन स्टडी में आपका आएगा। इफ़ केयरफुल स्टडी इज़ मेड व्हेन वर्कर इज़ डूइंग मूवमेंट एट द टाइम ऑफ वर्किंग, देन इंडस्ट्रियल फैटिग ऑफ वर्कर कैन बी रिमूव्ड बाई रिमूविंग द रॉन्ग प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। जो मैं वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, वो थक जा रहा है ना, तो उसके वजह से उसकी थकान के वजह से वो काम उतना कम कर पा रहा है, उसमें एक फटीग आ रही है, थकान आ रही है। तो मोशन स्टडी के बारे में सीखने के बाद आप उसके मूवमेंट्स, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो और उसका जो फटीग है उसको निकाल सकते हो। सो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन स्टडी इज़ टू फाइंड आउट अ मेथड विच रिजल्ट्स इन मिनिमम वेस्टेज ऑफ वर्कर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सेंटेंस ही कुछ गड़बड़ी है। सो मेन क्या कहते हैं, पर्पस क्या है मोशन स्टडी का, कि आप कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे वर्कर और रिसोर्सेज का मिनिमम वेस्टेज हो, वर्कर के टाइम का और रिसोर्सेज का मिनिमम वेस्टेज हो। वर्कर का टाइम मत लिखना, वर्कर के एक्शंस का और मटेरियल का मिनिमम वेस्टेज हो। टाइम क्योंकि ऑलरेडी टाइम स्टडी में आ गया ना, इसलिए। डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, तो डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी मीन्स वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो आपने वर्कर को जितना टाइम दिया है काम करने के लिए, उसके बेसिस पे आप उसको एडिशनल मोटिवेशन दे रहे हो। मैंने आपको टाइम दिया कि 1 घंटे में काम ख़त्म कर दो, लेकिन आपने 1 घंटे के बदले आपने उसको 40 मिनट में कर दिया या फिर 50 मिनट में कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स बच गए उसके लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे रहा हूँ। अभी वो एक्स्ट्रा 10 मिनट बच गए तो ऐसा नहीं है ना कि आप बैठे रहोगे, आप नेक्स्ट काम अपना शुरू कर दोगे। तो वो नेक्स्ट काम आपने शुरू कर दिया एडवांस में ही, तो उसके लिए मैं आपको बोनस दे रहा हूँ। Frederick Taylor favored this motivational wage method. Each worker working in factory have different work efficiency. सभी वर्कर्स का वर्क एफिशिएंसी डिफरेंट है, कोई लेज़ी है, कोई नॉर्मली एफिशिएंट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एफिशिएंट है। Considering this fact, efficient workers should get more wages and worker having less efficiency should get lower wage in term of more production. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने वो जो एग्जांपल देखा था 10 यूनिट्स वाला, कि अगर 9 यूनिट्स आप पर यूनिट का वेज डिसाइड कर लो ना कि 10 रुपये मिल रहा है 1 यूनिट के लिए, ठीक है। मैंने सोचा कि एक नॉर्मल जो इंसान है वो 10 यूनिट बना सकता है एक दिन में, 1 यूनिट का 10 रुपये है, ओके। सो अगर कोई इनएफिशिएंट इंसान है वो सिर्फ 9 यूनिट बना रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, 9 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ मतलब 90 रुपीज़ मिलेंगे। एक नॉर्मली एफिशिएंट इंसान है, वो 10 यूनिट बना रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, 10 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 10 रुपये, उसको 100 रुपये मिलेगा। एक बहुत ही हाईली एफिशिएंट इंसान है जो 12 यूनिट बना रहा है, ठीक है। पर मैंने सोचा है कि 10 यूनिट नॉर्मल एक इंसान बना सकता है, तो मैं क्या बोलूँगा, जो 10 यूनिट से ज़्यादा आप जितना भी बनाओगे उसके लिए मैं आपको 12 रुपये दूँगा, ओके। तो जो हाईली एफिशिएंट इंसान को क्या मिलेगा, 10 यूनिट के लिए 10 रुपये मिलेगा, यानी कि 100 रुपये मिलेगा। जो एक्स्ट्रा उसने 2 यूनिट बनाए उसके लिए उसको 12 रुपये मिलेगा, मतलब 24 रुपये मिलेगा। तो उसको टोटल कितना मिलेगा, 124, ओके। ऐसा नहीं है उसको 120 रुपये नहीं मिलेगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ठीक है हर यूनिट के लिए 10 रुपये, तो कई बार वर्कर ऐसा सोचेगा कि भाई 10 रुपये ही मिल रहा है ना, मैं काम कर लेता हूँ, 100 रुपये कमा लेता हूँ और फिर मैं आराम कर लूँगा, या फिर 110 रुपये कमा लेता हूँ, फिर बाकी का टाइम आराम कर लूँगा, घर जल्दी चला जाऊँगा, ये सब सोचेगा वो इंसान।
या फिर चाय पीने चला जाऊंगा, चाय पीने में ज़्यादा टाइम ले लूँगा, ये सब सोचेगा। लेकिन उसको पता है कि 10 से ज़्यादा मैं करूँगा तो मुझे हायर वेजेस मिलेंगे, 120 नहीं 124 मिलेंगे। तो उसके वजह से वो मोटिवेट होगा कि चलो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस तरीके से उसको मोटिवेट करना है। आपको मैक्सिमम वर्क वो कितना कर सकता है वो डिटरमाइन करना है। मैक्सिमम वर्क से ज़्यादा जो भी है यूनिट्स, उसमें आपको हायर रेट ऑफ वेजेस देना है। तो इसके साथ हम ये कंप्लीट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और नेक्स्ट सेशन में हम हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।